हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2021 स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम और वहां सीओपीडी, अस्थमा, इवन ट्यूबरक्लोसिस पे बनने वाले वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि नेक्स्ट 2 आवर के सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में उस इंपॉर्टेंट कंटेंट को सब तक पहुंचाएं जो सच में पढ़ना चाहते हैं बच्चों। उदय, हरिओम, प्रतिमा, ईश्वर, चंद्र कांता, नीतू आर्या, सत्य प्रकाश शर्मा, बाबी परमार, किरण टिर्की, विश्वनाथ, ऋषि, मुनि, मोनिका रोहित, दुर्गा साहू, नेहा शुक्ला, अंबिका, रानी, उदय सिंह मीना। ओके, फाइनली आज के इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, जहां पर सीओपीडी, अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। शुरुआत हमेशा डर पैदा करती है, तो हमेशा एक नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, पर याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आप संघर्ष कर रहे हो, मुश्किलों का सामना कर रहे हो, तो सफल जरूर होंगे बच्चों। ओके फाइन, आज के सेशन का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। हियर यू कैन सी, नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद द सीओपीडी। देखिए बच्चों, पहले मैं सीओपीडी की कहानी समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या है सीओपीडी? वी कैन सी chronic obstructive pulmonary disease. Here you can see chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary, there we can see COPD. दूसरा, सीओपीडी में बच्चों 2 डिजीज आता है। सीओपीडी में 2 इंपॉर्टेंट डिजीज आता है। All okay? All okay, my loving fighters?
ओके फाइन, सीओपीडी के बारे में बात करते हैं। सीओपीडी के बारे में बात कर रहे थे। सीओपीडी में दो डिजीज कॉमनली हम कंसीडर करते हैं। एक होता है बच्चों क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक होगा एम्फाइसीमा। देखिए एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बी से याद रखना ब्लू ब्लॉटर, बी से याद रखना ब्लू ब्लॉटर। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो नाउन एज ब्लू ब्लॉटर और एम्फाइजीमा को बोलते हैं बच्चों पिंक पफर। एम्फाइजीमा को बोलते हैं बच्चों पिंक पफर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये दो वर्ड याद रखना है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो नाउन एज ब्लू ब्लॉटर, एम्फाइसीमा इज ऑल्सो नाउन एज पिंक पफर। दूसरी बात, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? इट इज ए इन्फ्लेमेशन इनटू द ब्रोंक्यूल्स resulting accumulation of secretion या fluid into the bronchioles can cause obstruction। मतलब सीधा chronic bronchitis में क्या होगा बच्चों? ब्रोंक्यूल्स के अंदर inflammatory process होगा that can cause airway obstruction। और वहीं एम्फाइसीमा की बात करें तो याद रखना डैमेज और डेथ ऑफ एल्यूलाई सैक, डैमेज और डेथ ऑफ द एल्यूलाई सैक, death of the alveoli sac, my loving future nursing officers, that we can say emphysema। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन कौन सी डिजीज जो है सीओपीडी के अंडर आती है। सुनना ध्यान से बच्चों, कौन कौन सी डिजीज है जो सीओपीडी के अंडर आती हो। तो आपको दो ऑप्शन लिखना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ में दूसरा लिखना बच्चों एम्फाइसीमा। अस्थमा डज नॉट कम अंडर दैट, ध्यान से देखना बच्चों, अस्थमा डज नॉट कम अंडर द सीओपीडी। अब दो ही डिजीज सीओपीडी के अंदर कंसीडर करते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कि सीओपीडी का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है तो सीओपीडी में कौन कौन सी दो डिजीज आती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आएगा, एम्फाइसीमा आएगा। और याद रखना बच्चों, जब कोई ऑप्शन नहीं मिले तो आप अस्थमा को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज अस्थमा जो है डज नॉट कम अंडर सीओपीडी, वो सीओपीडी के अंडर नहीं आएगा, दैट वी कैन कंसीडर अस्थमा। डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन। अब एमसीक्यू आपके सामने पुट कर रहा हूं बच्चों। नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद सीओपीडी हाउ टू डू पर्स लिप ब्रीथिंग, इन विच ऑर्डर शुड नर्स एक्सप्लेन द स्टेप। देखिए बच्चों, पर्स लिप ब्रीथिंग का मतलब होता है टू रिमूव CO2, मतलब सीधा CO2 को रिमूव करने वाली एक्सरसाइज होती है, जिसमें नाक से सांस लिया जाता है, मुंह से एक्सपेल आउट किया जाता है, नोज के द्वारा इनहेलेशन किया जाता है या ब्रीथ इन किया जाता है, माउथ के द्वारा ब्रीथ आउट किया जाता है, उसको हम कहते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, कि डियर नर्स जो है इंस्ट्रक्ट दे रही है एक पेशेंट जिसको सीओपीडी था, हाउ टू डू पर्स लिप ब्रीथिंग, इन विच ऑर्डर, ये वर्ड देखना बच्चों, इन विच ऑर्डर नर्स एक्सप्लेन स्टेप टू द क्लाइंट। आपको मैं चार ऑप्शन पुट करूंगा, आपको चार ऑप्शन में से ऑर्डर को चूज करना है। सबसे पहले क्या स्टेप होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है और उसके साथ आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी भी है। कोई एक आंसर पुट करेगा बच्चों समझ करके, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक पेशेंट है, डियर नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है पर्स लिप ब्रीथिंग के बारे में। अब चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, बच्चों। कोई एक आंसर पुट करेगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स।
ए बी सी डी। ए में लिखा ब्रीथ इन नॉर्मली थ्रू योर नोज फॉर 2 काउंट while counting to yourself 1 2। बी में लिखा रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर मसल। सी में लिखा है पुकर्स योर लिप्स एज इफ यू वेयर गोइंग टू विस्टल। डी में लिखा है ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू पर्सली फॉर 4 काउंट। मतलब ब्रीथ इन लेने में 2 काउंट काउंट करना है, ब्रीथ को आउट करने में 1 2 3 4 4 काउंट काउंट करना है। अब आपको आंसर पुट करना है, स्टेप्स को फाइंड आउट करना है, ऑर्डर को फाइंड आउट करना। सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, फोर्थ नंबर पे क्या होगा। ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। विच इज द ऑर्डर, विच इज द ऑर्डर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी आंसर चूज किया है, बी ए सी डी। मतलब सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, उसके बाद में पुकर्स योर लिप्स, मतलब लिप्स को क्लोज करना है। देन उसके बाद डी में लिखा है बच्चों, डी में लिखा दैट वी कैन से ब्रीथ आउट, और ए में लिखा ब्रीथ इन। मतलब सीधा 4 ऑप्शन है, राइट क्या होगा बच्चों, एब्सोल्युटली बी ए सी डी, बिल्कुल सही। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। देखिए सबसे पहले रिलैक्स करना है नेक एंड शोल्डर को, क्योंकि हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। दूसरा स्टेप क्या लिखा है, आपको ब्रीथ को इन करना थ्रू योर नोज 2 काउंट करने तक। तीसरा क्या लिखा है बच्चों, आपको पुकर्स योर लिप्स, मतलब क्या करना है, जब नाक के द्वारा सांस लोगे तो मुंह के द्वारा छोड़ना होगा। और डी में लिखा है आपको ब्रीथ आउट करना होगा स्लोली। क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मुझे लगा बदमाश बच्चे आंसर गलत करेंगे, बट आप तो जिद है कि हर आंसर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नर्स रिव्यू एन आर्टीरियल ब्लड गैस। डियर नर्स जो है एबीजी रिव्यू कर रहा है, एबीजी रिव्यू कर रहा है। द नर्स रिव्यू एन आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट फॉर द क्लाइंट विथ सीओपीडी। इसमें क्या हुआ है, पीएच जो है वो 7.35 है, PCO2 62 है, PO2 70 है, HCO3 34 है। डियर नर्स क्या करेगी, क्वेश्चन को समझना। डियर नर्स क्या करेगी, द नर्स रिव्यू एन आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट फॉर विच क्लाइंट सीओपीडी। पेशेंट को सीओपीडी था, पीएच 7.35 है, PCO2 62 है, PO2 70 है, HCO3 34 है। अब पहले तो आप पैरामीटर को चेक करना, पीएच कम हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। HCO3 यहां पर बढ़ा, पीएच नहीं बढ़ा, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन आपके सामने लिखा है कि आपको 100% नॉन रीब्रीथर मास से ऑक्सीजन देना होगा। यहां पर बच्चों वाइटल साइन को मॉनिटर करना होगा, या रिपोजिशन करना होगा क्लाइंट को, या प्रिपेयर करना होगा इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। देखिए पहली बात तो नॉन रीब्रीथर जो है, नॉन रीब्रीथर जो है, इससे हम मैक्सिमम O2 डिलीवर कर सकते हैं। तो कभी भी सीओपीडी वाले पेशेंट को एक साथ ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, अदरवाइज एटेलेक्टेसिस हो जाएगा। बी में लिखा है कि उस पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, सी में लिखा रिपोजिशन करेंगे, डी में लिखा इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। इतनी सीवियर कंडीशन भी नहीं कि इंट्यूबेट किया जाए, तो डी भी नहीं होगा। अब बी और सी 2 ऑप्शन आपके पास है, बी और सी 2 ऑप्शन आपके पास है। आपको एक राइट करना है, आपको एक राइट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आपको बी और सी में से, देखिए इस कंडीशन में वाइटल एबनॉर्मलिटीज आएगी, रेस्पिरेशन चेंज होगा, रेस्पिरेशन चेंज होगा, पल्स चेंज होगा, तो हमें वाइटल साइन को मॉनिटर करना होगा बच्चों। क्लाइंट विद द क्रॉनिक सीओपीडी हैव CO2 रिटेंशन एंड द रेस्पिरेटरी ड्राइव टू स्टिमुलेट व्हेन द पार्शियल O2 डिक्रीज। तो अपना काम क्या होगा, टू मॉनिटर वाइटल साइन, टू मॉनिटर वाइटल साइन। आपको अच्छे से पता होगा ना बच्चों, जब पैरामीटर नॉर्मल होगा तो ज्यादा वेरिएशन का पता वाइटल साइन से लगा सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द क्लाइंट विद द सीओपीडी। सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, बेस्ट मेथड पूछा है। और मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। सीओपीडी के पेशेंट के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, O2 एडमिनिस्टर करने का। बेस्ट मेथड कौन सा है, O2 एडमिनिस्टर करने का बच्चों। ऑप्शन देखिएगा, कैनुला,
ऑप्शन देखिएगा नेजल कैथीटर, ऑप्शन देखिएगा नॉन रीब्रीथर मास्क, और ऑप्शन देखिएगा वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क बच्चों, ये वर्ड याद रखना रे बदमाश बच्चों, ये वर्ड याद रखना, ये ही डिसाइड करेगा बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहां नेजल कैनुला लिख रहे हैं जो 100% गलत है, 100% गलत है। कैनुला, कैथीटर, नॉन रीब्रीथर और वेंचुरी मास्क, कोई एक आंसर पुट करेगा। नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क, या बिल्कुल वेंचुरी मास्क जिन्होंने लिखा है एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, सही आंसर है। मैं बता देता हूं बच्चों, कैनुला नहीं होता, नेजल कैनुला जो होता है ये नॉर्मली 1 to 6 लीटर O2 पुट कर सकते हैं, या 24 से 44% हम O2 पुट कर सकते हैं। तो नेजल कैनुला, नेजल कैथीटर से हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, बट वो बेस्ट मेथड नहीं है। आगे बताऊंगा मैं नेजल कैथीटर के बारे में आपको डिटेल में, वो बेस्ट मेथड नहीं है। नेजल कैथीटर से हम पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते, 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं नेजल कैनुला से। तो याद रखिएगा बच्चों, नॉन रीब्रीथर में तो मैक्सिमम O2 हो जाता है, नॉन रीब्रीथर में तो मैक्सिमम O2 हो जाता है बच्चों। वेंचुरी मास्क जो लिखा है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। अब देखिएगा वेंचुरी मास्क की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने एक मास्क यहां पर पुट किया, फटाफट आपको फाइंड आउट करके बताना है इसका नाम क्या है, कौन सा मास्क है, ये कौन सा मास्क है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने इमेज आपके सामने पुट किया है, बिल्कुल इकबाल खान एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर, आपके सामने एक इमेज पुट किया। देखिएगा ये जो दिख रहा है ये आपका मास्क है, ये तो है मास्क। ये कलरफुल डिवाइस आपको दिख रहा है, इस डिवाइस को बोलते हैं वेंचुरी डिवाइस। क्या बोलते हैं? वेंचुरी डिवाइस। अब कहानी समझ में आ गई होगी, अब कहानी समझ में आ गई होगी, ये कौन सा मेथड होगा बच्चों? वेंचुरी मास्क, बिल्कुल सही आंसर। दैट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस होती है, दैट वी कैन से वेंचुरी डिवाइस। ये 24, 28, 31, 35, 40, 60 अलग अलग साइज की वेंचुरी डिवाइस होती है। तो ये तो बात होगी वेंचुरी मास्क की। ये इमेज देख के आप पता लगा सकते हो कि क्या होता है वेंचुरी मास्क, किसको बोलते हैं, दैट वी कैन से वेंचुरी मास्क। अब एग्जैक्टली क्या होता है देखिए बच्चों, नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मल जो फ्लो रेट होता है, किसका फ्लो रेट बच्चों? वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क ये होता है बच्चों 3 से 15 लीटर पर मिनट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मल फ्लो पुट किया, 3 से 15 लीटर नॉर्मल फ्लो रेट होता है। कम से कम 3 लीटर आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर तक वेंचुरी मास्क के द्वारा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा सकता है। बट यदि हम बात करें, यदि पेशेंट को सीओपीडी है, पेशेंट को सीओपीडी है, तो 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं देना है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। वेंचुरी मास्क मैंने लिखा हुआ बेस्ट मेथड है, बट वेंचुरी मास्क के साथ मैंने ये भी लिखा है कि नॉर्मली जो फ्लो रेट है वो 3 से 15 लीटर तक हम दे सकते हैं, और सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर 4 लीटर से ज्यादा नहीं देते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है, 4 लीटर से ज्यादा नहीं देते हैं if the patient suffer with the COPD, because patient does not have capacity to एक्सेप्ट मोर ऑक्सीजन, उसके लंग इतने कैपेबल नहीं होते, तो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए 4 लीटर से ज्यादा नहीं देते। ध्यान रखना बच्चों, 4 लीटर से ज्यादा नहीं देते हैं, और ये बार बार पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू है। ओके फाइन। नेक्स्ट बच्चों, ऑफलाइन बैच की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, ऑफलाइन बैच का इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दैट वी कैन से 1 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये 1 सितंबर का जो बैच होगा, जिसके अंदर फीस आपकी 19,500 है, ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का है। और ऑफलाइन बैच जेएनसी गुरुकुल में आप पढ़ सकते हो बच्चों। और याद रखना 9636032691 पे
₹1000 पे करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो फॉर ऑफलाइन बैच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर 1 सितंबर। ऑफलाइन बैच का इंफॉर्मेशन आपके सामने है। टाइम होगा 8 बजे से लेके 12:40 PM तक का, और 6 महीने में कोई भी छुट्टी नहीं होगी बच्चों। 6 महीने में कोई भी छुट्टी नहीं होगी बच्चों। ओके फाइन। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरीका, फोन पे करके आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। When the developing discharge plan to manage care of the client with the COPD, nurse should advise client to expect। मतलब एक COPD का पेशेंट एडमिट है और उसको छुट्टी की जा रही है। डियर नर्स जब उसका डिस्चार्ज प्लानिंग तैयार करी है तो क्या एक्सपेक्ट करेगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। When developing discharge plan to the manage care of the client with the COPD, nurse should advise client to expect: develop respiratory infection easily, maintain current status, require less supplement oxygen, then show permanent improvement। permanent improvement my loving future nursing officer। ऑप्शन देखिएगा, एक पेशेंट था उसको सीओपीडी था। देखिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन ऑलरेडी पेशेंट को है। अब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। नर्स जो एडवाइस करी पेशेंट को, बेटा आपको ये हो सकता है, आपको ये हो सकता है, क्या एडवाइस करेगी कि उस पेशेंट को कहेगी डियर नर्स की आपको कोई भी इंफेक्शन इजीली डेवलप हो सकता है, या आपको करंट स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, या आपको लेस ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, या जो है आपका जो परमानेंट इंप्रूवमेंट है वो दिखने लगा है। 3-4 अलग अलग ऑप्शन है बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। यहां पर आपका आंसर गलत जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत जा रहा है। कभी परमानेंट इंप्रूवमेंट को हम नहीं मान सकते सीओपीडी वाले में, परमानेंट इंप्रूवमेंट को नहीं मान सकते बच्चों, बिकॉज द पेशेंट ऑलवेज रिस्क टू नीड फॉर ऑक्सीजन। लेस सप्लीमेंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, बट कंडीशन इंप्रूव होगा तो O2 की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर सी भी नहीं होगा। करंट स्टेटस को मेंटेन करना पेशेंट के लिए मुश्किल रहेगा, तो हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि बेटा तेरे को कोई भी इंफेक्शन इजीली डेवलप हो सकता है। यदि सीओपीडी ऑलरेडी आपको है, यू आर ऑन रिस्क टू डेवलप इंफेक्शन। क्योंकि अच्छे से पता है मोस्ट कॉमन इंफेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन इंफेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ऑलरेडी पेशेंट को सीओपीडी है, इट प्राउन टू डेवलप again respiratory tract infection, even any kind of infection my loving future nursing officers। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। फटाफट मुझे आप आंसर पुट करेगा। यहां पर मैंने स्पेशल एक डिवाइस आपके सामने पुट किया है। ये डिवाइस या पेशेंट को लगाया हुआ है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम पूछा है, और ये एमसीक्यू कई बार एग्जाम में आया हुआ इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। फटाफट आपको आंसर पुट करना है, क्विक आपको आंसर पुट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। Put the right answer everybody, put the right answer everybody। क्या बात है, नेजल कैनुला, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ये नेजल कैनुला इस तरह की डिवाइस होती है। ये नेजल कैनुला लगाने का तरीका याद रखना, जब नोज के अंदर नेजल प्रॉन्स को एडमिनिस्टर करोगे और फिर ईयर के ऊपर से लेते हुए ईयर के डाउन में लाके नेक के फ्रंट में फिक्स करना है। ये खास बात है। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में काम करते हैं वो क्या करते हैं, दोनों प्रॉन्स को नोज में पुट करते हैं, कान के ऊपर से लेते हैं और गर्दन के पीछे फिक्स कर देते हैं, गर्दन के पीछे फिक्स कर देते हैं। दैट विल बी डेंजरस, दैट विल बी डेंजरस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डिस्कंफर्ट होगा पेशेंट के लिए। इसलिए कहां फिक्स करेंगे, फ्रंट ऑफ द नेक। कहां फिक्स करेंगे बच्चों, फ्रंट ऑफ द नेक फिक्स करना बच्चों। ओके फाइन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है कि नेजल कैनुला से जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन दोगे, तो मैंने इस कुछ पैरामीटर लिखा है कि यदि पेशेंट को सीओपीडी है, यदि पेशेंट को सीओपीडी है, तो कभी भी सीओपीडी वाले पेशेंट को नॉट मोर देन 2 लीटर, एग्जाम का एमसीक्यू, एग्जाम का एमसीक्यू। नॉर्मली नेजल कैनुला की हम बात करें, नॉर्मली हम नेजल कैनुला की बात करें बच्चों, तो नेजल कैनुला के द्वारा
हम 1 से 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो 24 से 44% पर मिनट आप पेशेंट को नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे सकते हो। नेजल कैनुला से, ये नॉर्मल फ्लो रेट है। डेली एम्स का बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेजल कैनुला के द्वारा पेशेंट को कितना ऑक्सीजन नॉर्मली दिया जाता है। आपको आंसर लिखना 1 to 6। सीओपीडी की बात करें नॉट मोर देन 2। सीओपीडी की बात करें नॉट मोर देन 2। एक और बात का ध्यान रखना, यदि हम बात करें 1 लीटर, तो 1 लीटर जो है ये 24% ऑक्सीजन देता है आपको। यदि हम 2 लीटर की बात करें ये 28% आपको O2 देगा। हम 3 लीटर की बात करें तो ये आपको 32% O2 देगा बच्चों। 4 लीटर की बात करें तो ये 36% O2 देगा। 5 लीटर की बात करें तो ये 40% O2 देगा। 6 लीटर की बात करें तो 44% O2 देगा। मैंने कहा था कम से कम 24% 1 लीटर में और 6 लीटर में 44%। ये परसेंटेज में पूछते कभी कभी, और आपको पर्टिकुलर परसेंटेज में पूछे तो भी राइट लिखना है। 1 लीटर has given 24%, 6 लीटर has given 44%, और हमें 1 लीटर बढ़ेगा तो +4 किस में होगा? परसेंटेज में। +4 किस में होगा? परसेंटेज में। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नेजल कैनुला वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूं और अपने दिमाग जहन में बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा। ये एमसीक्यू 200% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछने वाले हैं बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना दैट वी कैन से नेजल कैनुला। ओके फाइन। मैं लिखा है ए क्लाइंट हु हैव हाइपोक्सिमिक एंड क्रॉनिक हाइपरकैप्निया require low level of oxygen 1 to 2 liter per minute because low arterial oxygen level is the client primary drive for breathing। पहला ड्राइव जो होगा पेशेंट का कि एक बार सांस ले पाऊं, और सांस ले पाऊंगा तो उसके लिए क्या चाहिए? कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिएगा। पेशेंट कैन नॉट एबल टू टॉलरेट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यू शुड बी केप्ट इन योर माइंड। हाइपरकैप्निया देखिए बच्चों, हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है? CO2 का लेवल बढ़ना, वी कैन से हाइपरकैप्निया। इन दैट कंडीशन पेशेंट को लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन चाहिएगा प्राइमरी ब्रीथिंग ड्राइव के लिए बच्चों। दैट यू शुड केप्ट इन योर माइंड। एग्जाम में पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक डिवाइस आपके सामने दिख रहा होगा। कैन एनीबडी पुट द नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? इस डिवाइस का क्या नाम है? कोई बता सकता है? बच्चा फटाफट बताइएगा, इस डिवाइस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? आपने इस डिवाइस को बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, बच्चों इस डिवाइस को, जहां पर आप इस डिवाइस को पुश करते हो, पफ लेते हो, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्रोंकस डायलेट हो जाते हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टी मिनिमाइज हो जाती है। एमडीआई, सुजाता, बिल्कुल बढ़िया बच्चा, बिल्कुल। जिन्होंने एमडीआई लिखा दैट इज द राइट आंसर। या बिल्कुल मिक्स्ड डोज इनहेलर, एमडीआई बोलते हैं बच्चों। मिक्स्ड डोज इनहेलर डिलीवर मेडिकेशन बाय यूजिंग प्रोपल्ड स्प्रे। इसके अलग अलग तरीके भी मैं आपको बताने वाला हूं। एमडीआई का मेन पर्पस होता है ब्रोंकोडायलेटर ड्रग को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पुट करना। सांस को पहले एक्सपेल आउट करते हैं, फिर डिवाइस को लगाते हैं, फिर पफ पुट करते हैं, फिर सांस अंदर लेते हैं, फिर 10 सेकंड ब्रीथ को होल्ड करते हैं ताकि ड्रग लंग्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर हम जब ब्रीथिंग लेते हैं दैट गोइंग टू बी इजी, तो दैट वी कैन से एमडीआई। इसमें 2-3 चीजें मैं और मेंशन कर देता हूं। एक सुना बच्चों, माइटर्ड, ये है मिटर्ड। एक माइटर्ड सुना होगा, माइटर्ड कॉर्नर, ये वर्ड सुना है आपने कहीं? माइटर्ड कॉर्नर, ये जो बेड है ये आपका बेड है। इस बेड पे आप कॉर्नर बनाते हो, बनाते हो। ये कॉर्नर 45 डिग्री एंगल पे होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। जब हम लोग हॉस्पिटल में बेड मेकिंग करते हैं, याद करना उन पुराने दिनों को। फर्स्ट ईयर में बड़ा शौक हुआ करता था, जब हम हॉस्पिटल में बेड मेकिंग करते हैं
तो बेड शीट को टक करते समय एक कॉर्नर बनाते हैं, ताकि बेड शीट को पकड़े भी खींचेंगे ना तो बेड से बेड शीट में नहीं निकलेगा, रिंकल्स नहीं पड़ेगी, बेड सोर होने के चांस कम हो जाएंगे। तो एक कॉर्नर बनता है, वो 45 डिग्री एंगल पे बनता है, 45 डिग्री एंगल पे बनता है, माइटर्ड कॉर्नर बोलते हैं। और यहां मैंने मिटर्ड बोला बच्चों, माइटर्ड कॉर्नर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ कि पेशेंट को बेड मेकिंग जब भी हम करते हैं, पेशेंट को जब हम बेड मेकिंग करते हैं, तो बेड मेकिंग करते समय जब मिटर्ड कॉर्नर बनाते हैं, उस कॉर्नर को मिटर्ड कॉर्नर बोलते हैं बच्चों। फर्स्ट ईयर के वो मेमोरेबल गोल्डन डे को आप याद कर सकते हो। यहाँ पर वो खूबसूरत दिन आपके फर्स्ट ईयर के, क्या जबरदस्त की एनर्जी हुआ करती थी, क्या हंगर हुआ करता था काम करने का, बस एक बार हॉस्पिटल में मौका तो मिले काम करने का। क्या जुनून हुआ करता था अपनी यूनिफॉर्म को साफ क्लीन रखने का। जो भी यूनिफॉर्म कॉलेज डिसाइड करता था, अच्छे से धुल के प्रेस होके, अपने नोटबुक, अपने पेन, अपने इंची टेप, अपना सीजर, अपना नेल कटर, अपना स्टेथोस्कोप, और एकदम वेल अप टू डेट। वो जुनून, वो जज्बा याद है ना बच्चों? आज भी वही चाहिए, आज भी वही चाहिए यदि जिंदगी में कुछ करना है तो। क्या आपने नर्सिंग कंप्लीट कर दिया तो जुनून कम हो जाना चाहिए? नहीं, जुनून, जज्बा और बढ़ जाना चाहिए, और बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि उस समय तो घर से पॉकेट मनी आती थी, अब पॉकेट मनी अपने पॉकेट से अपने को जनरेट करना पड़ता है। तो मेहनत बढ़ेगी तभी सफलता मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे दिन थे और अच्छे दिन लाएंगे। और कौन लाएगा? ओनली यू आर हैव कैपेबिलिटी, ओनली यू विल डू हार्ड वर्क देन गेट ऑल द थिंग्स। वो आपको डिसाइड करना बच्चों। हमें फिर से वो दिन लाने हैं तो मेहनत करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में जाना है। देखिए, मैं बहुत बार जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे देखता हूं। जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका ग्रूमिंग एक अलग लेवल का था। आज जब उन बच्चों को देखता हूं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज जब वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एक बड़ा शानदार सूटकेस होगा, गॉगल्स लेंगे होंगे, एप्पल का फोन होगा, और एक शानदार ड्रेसिंग सेंस होगा, और चलते चलते सेल्फी लेंगे। दैट विल इंडिकेटिंग कि आपकी मेहनत से हासिल किया हुआ वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन की जिंदगी जी रहे हो। और जब स्टूडेंट लाइफ थी, वो एक ही पैंट, एक ही शर्ट, बड़े हुए बाल, उदास चेहरा, हमेशा मन में दुखी रहना, और किसी से पूछना कि यार क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? आई यू रिमेंबर? तो माय लविंग फाइटर्स, दुनिया बदलनी है, जिंदगी बदलनी है, और जिंदगी को जीना है तो मेहनत करो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। दिस इज द वन की टू मेक योर सक्सेस, दैट इज योर हार्ड वर्क। उसके अलावा कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगा और आप उस जिंदगी को जी सकते हो बच्चों। ओके फाइन, एमडीआई की बारे में बात करते हैं। मीटर डोज इनहेलर यहां पर आपके सामने है। इसकी खासियत देखिएगा, इफ यू नीड ए 2 puff वेट फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट। मतलब आपने 1 puff दिया पेशेंट को, 1 puff दिया, फिर आपको पेशेंट को दूसरा सेकेंड पफ देना है, सेकेंड पफ देना है। तो याद रखना, फर्स्ट पफ के बाद सेकेंड पफ के बीच में 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट का गैप होना चाहिए, ताकि हम जैसे ही पेशेंट को पफ देंगे तो उस ड्रग को लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होने तक वेट करना है। लंग्स गोइंग टू बी रिलैक्स। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा। इफ यू नीड 2 पफ, पहला पफ आपने दिया, अब हमें दूसरा पफ देना है तो 30 सेकेंड से 1 मिनट का गैप रखना। देन उसके बाद ये पफ जो है ये 3 से 6 बार आप एक बार में रिपीट कर सकते हो। 3 to 6 टाइम आप रिपीट कर सकते हो बच्चों। और याद रखना, हमें इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना, रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नीट का कोर्स अवेलेबल है बच्चों। नीट का ऑनलाइन कोर्स और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कोर्स जिसको बोल सकते हैं, ये 2999 में अवेलेबल है, जहां पर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, जीके होगा, इंग्लिश होगा और यूनिट टेस्ट होगा बच्चों।
कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो बच्चा, हमेशा मैं कहता हूं ना कि प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज करके अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हो जेआईएनसी परिवार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट विद द एक्यूट अस्थमा शोइंग इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी वीज। मतलब ये वीजिंग जो है, ये वीजिंग जो है ये हमेशा अस्थमा में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है बच्चों? अस्थमा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वीजिंग साउंड कब सुनाई देता है? जब आपका एयरवे नैरो हो जाता है, एयरवे जो है नैरो हो जाता है तब ये सुनाई देता है, तब ये सुनाई देता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, a client with the acute asthma showing inspiratory and expiratory wheeze and decrease the expiratory volume should be treated with the which of the following class of medication right away। मतलब सीधा कि कौन सी ड्रग से हम इसको ट्रीट करेंगे यदि पेशेंट के साथ में अस्थमा है, पेशेंट को एक्यूट कंडीशन है, सांस लेते समय सांस छोड़ते समय दोनों टाइम वीजिंग सुनाई दे रहा है। क्या हम बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर देंगे? क्या हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे? क्या हम इनहेल्ड स्टीरॉइड ड्रग देंगे? क्या हम ऑरल स्टीरॉइड ड्रग देंगे? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको एक राइट पुट करना है। क्वेश्चन को समझ के आंसर देने की कोशिश करना। शुक्रिया साधना रावत, शुक्रिया बच्चा। A client with acute asthma showing inspiratory and expiratory wheeze, मतलब पेशेंट को अस्थमा है, दोनों टाइम वीजिंग साउंड जिसको म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, तो हम कौन सी ड्रग देंगे ताकि पेशेंट का ये जो स्पाज्म हो रहा है ये मिनिमाइज हो जाएगा? बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर, ब्रोंकोडायलेटर, इनहेल्ड स्टीरॉइड। देखिए बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर लिखा, बिल्कुल सही आंसर। ब्रोंकोडायलेटर को ही हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बोलते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू है कि कभी भी पेशेंट को अस्थमा होता है, कभी भी पेशेंट को अस्थमा होता है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मोडालिटीज में ब्रोंकोडायलेटर को ही याद करता, बिकॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इज द कॉज ऑफ रिड्यूस एयर फ्लो। एक और बात का ध्यान रखना, एक और बात का ध्यान रखना, मैंने यहां लिखा बीटा एड्रेनार्जिक। देखिए बीटा 1 होता है एक, तो दूसरा बीटा 2 होता है। देखिए ये बीटा एड्रेनार्जिक जो है हम 2 पर्टिकुलर सिस्टम के डिसऑर्डर में यूज करते हैं। आपको अभी याद करवा दूंगा, परमानेंटली कभी नहीं भूलोगे बच्चों। देखिए आपके बॉडी में हार्ट कितना होता है? आपके बॉडी में हार्ट कितना होता है? 1। तो मतलब बीटा 1 जो है वो हार्ट डिसऑर्डर में यूज करते हैं। और आपकी बॉडी में लंग्स कितने होते हैं बदमाश बच्चों? लंग्स कितने होते हैं? 2। लंग्स कितने होते हैं? 2। तो बीटा 2 जो है वो हमेशा लंग्स के डिसऑर्डर में यूज करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा आपकी बॉडी में हार्ट कितने? 1 है ना, 1 हार्ट है। तो बीटा 1 जब भी पढ़ेंगे तो हार्ट डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, कार्डियक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। लंग्स कितने? 2 है। तो बीटा 2 एड्रेनार्जिक जब भी पढ़ेंगे तो वो कहां पढ़ेंगे? लंग्स डिसऑर्डर में। कहां पढ़ेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? लंग्स डिसऑर्डर में। याद कर लीजिएगा परमानेंट, याद कर लीजिएगा परमानेंट। देखिए 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर बन सकता है, बीटा 1 और बीटा 2 बच्चों। ओके फाइन। इवन मैंने बाकी ड्रग का भी लिखा है कि बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर जो है isn't it used to treat asthma and can cause bronchoconstriction, bronchoconstriction। इसीलिए हम बीटा ब्रोंकोडायलेटर को यूज करेंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा तो इसको अवॉइड करेंगे। इनहेल्ड ऑरल स्टीरॉइड may be given to the reduce inflammation, isn't it used for the emergency relief। मतलब हम स्टीरॉइड से इमरजेंसी पेशेंट को रिलीफ नहीं कर सकते हैं। और ब्रोंकोडायलेटर ओनली ड्रग विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद द अस्थमा, पेशेंट सफर विद द अस्थमा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अस्थमेटिक अटैक दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने है। अस्थमेटिक, देखिए अस्थमेटिक अटैक दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। डिफिकल्ट टू कंट्रोल क्या कहेंगे? एक पेशेंट है उसको अस्थमा है, उसको अस्थमा है और वो अस्थमा पेशेंट को ट्रीट नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, पेशेंट कैन नॉट ट्रीटेड। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बदमाश बच्चों? क्या हो सकता है? अस्थमेटिक अटैक दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इज कॉल्ड सीओपीडी हो सकता है, या स्टेटस अस्थमेटिकस हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है, या स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है। क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अस्थमेटिक अटैक मतलब पेशेंट को अस्थमा था, पेशेंट को अस्थमा था बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, ठीक नहीं हो रहा है, वो कंडीशन सीवियर हो रही है, कंडीशन सीवियर हो रही है। व्हाट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स,
क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने गलत नहीं होना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए बदमाश बच्चों के, एक एक आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बी लिखा, आपका आंसर सही है। स्टेटस अस्थमेटिकस, याद रखिएगा, स्टेटस अस्थमेटिकस दैट इज इमरजेंसी ट्रीटिंग विद द इनहेल्ड बीटा एड्रिनर्जिक एजेंट। मतलब पेशेंट को यदि स्टेटस अस्थमेटिकस है तो उसको ट्रीट करने का बेस्ट तरीका आपके पास क्या होगा? दैट वी कैन से बीटा एड्रिनर्जिक एजेंट। एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होगा, सॉरी एपिलेप्टिकस क्या होगा, आपको अच्छे से पता नहीं। कन्वल्शन पढ़ते हैं, कन्वल्शन पढ़ते हैं। कन्वल्शन क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री मूवमेंट, दैट वी कैन से कन्वर्शन। फिर हम पढ़ते सीजर, फिर हम पढ़ते सीजर, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। जब आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल तो सीजर कहते हैं बच्चों। और ये सीजर जो है रिकरेंट हो रहा है, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर, हम क्या कहेंगे बदमाश बच्चों? एपिलेप्सी। हम क्या कहेंगे? एपिलेप्सी। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी पेशेंट को बार बार यदि सीजर आ रहे हैं, रिकरेंट अटैक हो रहा, दैट वी कैन से एपिलेप्सी। अब तीन चार चीजें मैंने क्लियर कर दी यहां पर बच्चों कि कन्वर्शन जब भी वर्ड आता है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स होगा। सीजर वर्ड जब भी आता है तो आपके ब्रेन की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। और ये सीजर जब बार बार आएंगे तो हम क्या कह देंगे? एपिलेप्सी। हम क्या कह देंगे बच्चों? एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी जो है ड्रग से ठीक नहीं हो रहा है, ड्रग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, एपिलेप्सी नेवर डज नॉट रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स ड्रग। तो एपिलेप्सी की जो सीवियर कंडीशन होगा वो स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेटस एपिलेप्टिकस कहलाएगा। और इसी स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है इसको ट्रीट करने के लिए नॉर्मली लिखा है भाई, इन्वॉल्व रैपिड एपिलेप्टिक स्पाज्म विदाउट इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और 30 मिनट तक ये रहेगा। और इसको ट्रीट करने के लिए हमेशा डाइजीपाम को हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं बच्चों। डाइजीपाम जो है इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट सफर विद द स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो हमें ये दोनों बातें यहां पर याद रखना होगा। एक तो एपिलेप्सी को ट्रीट नहीं कर पा रहा है तो स्टेटस एपिलेप्टिकस कहलाता है, एक अस्थमा को ट्रीट नहीं कर पा रहा तो स्टेटस अस्थमेटिकस का क्या जाता है बच्चों। तो दोनों चीजें यहां पर आपके लिए समझना जरूरी होगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब और मजेदार एमसीक्यू देखिएगा, हम सीओपीडी की बात कर रहे हैं, हम सीओपीडी की बात करें। यहां पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एक आपके सामने पुट कर रहा हूं और यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली। आपको मैंने पहले भी इस तरीके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस इमेज को ध्यान से देखना बच्चों। ये जो स्टर्नम और रिब्स केज है ये इनवर्ड गया, इनवर्ड हो गया। ये चेस्ट की एक एबनॉर्मलिटीज है, आपको फाइंड आउट करना बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है। बैरल चेस्ट बोलते हैं, फुनल चेस्ट बोलते हैं, पेक्टस कैरिनेटम बोलते हैं या पिजन चेस्ट बोलते हैं। किस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं, किस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों? मैंने क्लियर लिखा है, फाइंड आउट करना है, इस इमेज को देखना है। देखिए बच्चों, बैरल चेस्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। बैरल चेस्ट मैंने कहा था, हमने पढ़ा था सीओपीडी में, और सीओपीडी में कहां पढ़ा? हमने पढ़ा था एम्फाइसीमा में, हमने पढ़ा एम्फाइसीमा में। सीओपीडी में क्या था? बैरल चेस्ट। और उसका रीजन क्या था? CO2 का एक्यूमुलेशन, या हम हाइपर कैप्निया बोल सकते हैं। यहां जो इमेज दिख रहा है वो फुनल हो सकता है, पेक्टस कैरिनेटम हो सकता है, पिजन हो सकता है। ये आपको आंसर पुट करना बच्चों, ये आपको आंसर पुट करना है कि ये जो दिख रहा है, इमेज जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा एबनॉर्मलिटीज है चेस्ट का। फटाफट आंसर पुट करिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट मे बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फुनल चेस्ट आप लगातार आंसर पुट करें बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही होगा फुनल चेस्ट। देखिए फुनल चेस्ट के बारे में मैं बताता हूं आगे, मैं आपको पिजन चेस्ट का फोटो भी दिखाऊंगा।
फुनल चेस्ट के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, फुनल चेस्ट का नाम है पेक्टस एक्वाकुटम, पेक्टस एक्वाकुटम, और पिजन में पढ़ेंगे पेक्टस कैरिनेटम। तो पहली बात तो पेक्टस एक्वाकुटम जो है ये फुनल चेस्ट का दूसरा नाम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रिब केज इन विच ब्रेस्ट बोन ग्रो इनवर्ड। आपकी जो स्टर्नम है, आपकी जो स्टर्नम है बच्चों, और स्टर्नम को ही हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को ही हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन का क्या होगा, इनवर्ड ग्रो होगा। क्या होगा, इनवर्ड ग्रो होगा, जिसकी वजह से आपका चेस्ट क्या हो जाएगा, शिंकन हो जाएगा। मतलब ब्रेस्ट बोन का डाउन वाला पोर्शन जिसको हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, वो अंदर की ओर चला जाएगा, और चेस्ट जो था वो शिंकन डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शिंकन डाउन हो जाएगा। दैट एबनॉर्मलिटीज पेक्टस एक्वाकुटम, पेक्टस एक्वाकुटम, या वी कैन से फुनल चेस्ट। देखिए फुनल मींस like that funnel, that we can say funnel chest बच्चों। inward breast bone, inward sternum, आप चाहे ब्रेस्ट बोन को यूज करें चाहे स्टर्नम को यूज करें, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली फाइंड आउट करिएगा कि पेक्टस एक्वाकुटम और फुनल चेस्ट किस तरीके का दिखता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, एक आपने देखा मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है। देखिए मार्फन सिंड्रोम जो बच्चों है ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, ये जो दिख रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, दैट वी कैन से मार्फन सिंड्रोम। दूसरा स्कोलियोसिस, ये वर्टिबल कॉलम का डिसऑर्डर है जिसमें लेटरल कर्वेचर हो जाता है। रिकेट्स है, पोलांड सिंड्रोम है। पोलांड सिंड्रोम में क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट होगा जब बच्चा अंडर डेवलप होगा, मसल्स एक तरफ, मतलब आपकी बॉडी में एक तरफ का मसल्स का जो है अंडर डेवलप हो जाएगा, एक तरफ अच्छा खासा हेल्थी दिखेगा। इस तरह की एसिमेट्री जो है उसको हम पोलांड सिंड्रोम बोलते हैं। और ये मैं डिजीज के नाम इसलिए लिखे हैं बदमाश बच्चों कि मार्फन सिंड्रोम एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से पेशेंट में फुनल चेस्ट पाया जाता है, ये एमसीक्यू बनता है, कौन से पेशेंट के अंदर फुनल चेस्ट पाया जाता है। तो मार्फन सिंड्रोम, स्कोलियोसिस, रिकेट्स, पोलांड सिंड्रोम, ये आपको आंसर पुट करने होंगे। स्कोलियोसिस को जिसको हम साइड वे कर्वेचर भी बोलते हैं, साइड वे कर्वेचर भी बोलते हैं। सरस्वती यादव, वेरी गुड इवनिंग बदमाश बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओके फाइन, दैट यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक बार फिर से पुट कर रहा हूं, हम बात करें पिजन चेस्ट का, हम किसकी बात करें, पिजन चेस्ट। देखिए सॉरी फुनल चेस्ट की बात करें, फुनल चेस्ट की बात करें बच्चों। फुनल जो चेस्ट है, फुनल चेस्ट का मतलब होगा ये स्टर्नम जो बोन है, स्टर्नम बोल सकते हैं या ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो है ये ग्रो किधर होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का चेस्ट क्या हो जाएगा, श्रिंकन हो जाएगा, श्रिंकन हो जाएगा। दैट कंडीशन वी कैन से फुनल चेस्ट, दैट कंडीशन वी कैन से फुनल चेस्ट। मार्फन सिंड्रोम जो है लंबा पतला आदमी होगा, वो गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकता है। दूसरा मैंने यहां पर पुट किया बच्चों बैरल चेस्ट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ब्रॉड डीप चेस्ट होगा जो फाइंड आउट होता है मैन में, और बैरल चेस्ट का रीजन आपको अच्छे से पता है, दैट वी कैन से एम्फाइजीमा। क्या बोलते हैं, एम्फाइजीमा। आपको अच्छे से पता होगा इसका जो चेस्ट का एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स जो डायामीटर होगा वो इक्वल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इक्वल। जितना आगे से पीछे होगा उतना आप एंटीरियर, पोस्टीरियर, दैट वी कैन से इंडिकेटिंग बैरल चेस्ट। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है कि बैरल चेस्ट कौन सी एबनॉर्मलिटीज में फाइंड आउट होगा, तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों, दैट वी कैन से एम्फाइजीमा। क्या लिखोगे बदमाश बच्चों, एम्फाइजीमा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। अब फुनल हो गया, बैरल हो गया, अब बारी किसकी है, पिजन की। अब बारी किसकी बच्चों, पिजन चेस्ट की। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट इज अ पैक्टस कैरिनेटम, पैक्टस कैरिनेटम, और वी कैन से पिजन चेस्ट। सीधा ऑपोजिट हो जाएगा, ब्रेस्ट बोन आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब फुनल चेस्ट का ऑपोजिट पिजन चेस्ट।
पिजन चेस्ट, यू नो पिज्जा, पिज्जा पता ना, याद रखना पिज्जा, पिज्जा दैट वी कैसे पिजन, पिज्जा कैसा होता है, ऐसा फूला हुआ होता है ना पिज्जा, तो लुक्स लाइक फैला हुआ होता है ना पिज्जा। और चेस्ट भी क्या हो जाएगा, स्टर्नम बोन बाहर की ओर चली जाएगी, स्टर्नम बोन बाहर की ओर हो जाएगी, दैट वी कैन से पेक्टस कैरिनेटम, और वी कैन से पिजन चेस्ट, ब्रेस्ट बोन पुश्ड आउटवर्ड, ब्रेस्ट बोन पुश्ड आउटवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल पिजन। मैंने लिखा बच्चों कुछ कंडीशन, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज यहां पर कॉज होगा, जिसमें टर्नर सिंड्रोम मेनली है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम मिक्स सॉरी एब्सेंट होता है, और टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट में ये एब्नॉर्मलिटीज आपको क्लियरली दिखेगी। इसके अलावा ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी दिखेगा, एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें एडिशनल कॉपी होगा, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, दैट आल्सो वी कैन से पेशेंट सफर द पेक्टस कैरिनेटम। डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, डाउन सिंड्रोम अगेन दैट वी कैन से ट्राइसोमी 21। तो ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है जिसके अंदर पेक्टस कैरिनेटम पाया जाता है, पेक्टस कैरिनेटम पाया जाता। याद रखना बदमाश बच्चों, पिजन चेस्ट, बैरल चेस्ट, फुनल चेस्ट, ये बैरल चेस्ट को छोड़ के ये दो डिफेक्ट होते हैं। बैरल चेस्ट का रीजन एम्फाइजीमा होता है, CO2 का एक्यूमुलेशन होने की वजह से चेस्ट का डायामीटर एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स इक्वल हो जाता है। वही फुनल चेस्ट, फुनल से याद रखना इनवर्ड हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, और जब आउटवर्ड होगा वो कहलाएगा पिजन चेस्ट। क्या कहलाएगा, पिजन चेस्ट। और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में होगा। एक और बात बच्चों, जैसे पिजन चेस्ट आपको दिख रहा है, इस पिजन चेस्ट को ट्रीट किया जा सकता है। पिजन चेस्ट जो है वो ट्रीटेड, और ट्रीट करने के लिए कुछ डिवाइस का यूज करना पड़ता है, कुछ डिवाइस का यूज करना पड़ता है। बिल्कुल संगीता चौधरी एब्सोल्युटली करेक्ट हमारे बच्चा, बिल्कुल सही। ऑर्थोटिक ब्रेसिंग यूज करते हैं, जिसमें इस तरीके से ब्रेसिंग को प्लेस कर देते हैं, जो हिस्सा बाहर आया हुआ था उस हिस्से को वापस अंदर की ओर पुश कर दिया जाता है, और अंदर पुश करने की वजह से पेशेंट का जो डायमीटर था दैट कम्स टू द नॉर्मल, दैट कम्स टू द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये ब्रेसिंग है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मिल्वाकी ब्रश पढ़ते हैं, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, मिल्वाकी ब्रश पढ़ाया था, उसका वहां पर अलग फंक्शन था, और यहां पर जब हम बात करें यहां पर अलग फंक्शन है। ओके फाइन। एक क्वेरी जो लगातार आ रही है कि यूपीपीएससी का जो कोर्स बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको क्लियर पुट कर देता हूं। यूपीपीएससी कोर्स के बारे में शॉर्टली बता देता हूं बच्चों। जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, उनके लिए JINC जोधपुर के द्वारा स्पेशल कोर्स रिलीज किया गया है 3499 में, जिसमें बच्चों मेनली हम लोग नर्सिंग पढ़ते हैं, साथ में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, प्लस हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, प्लस हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, प्लस सोशियोलॉजी यहाँ पर है बच्चों, सोशियोलॉजी है, प्लस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप जीके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आप रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये कंप्लीट कोर्स जो है जो 3499 का, इस कोर्स की खासियत है कि आपको थ्योरी पढ़ के आना है। ठीक सुबह 10:30 बजे मैं MCQ लेके आता हूँ, टॉपिक 24 आवर्स प्रायर आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। आप थ्योरी घर से पढ़ के आते हो, MCQ मैं लेके आता हूँ। अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपना मॉर्निंग में 10:30 टू क्लास चल रही है 11:30 तक, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो वहां पर। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे MCQ हम डिस्कस करते हैं। जैसे एनाटॉमी खत्म होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट को कैरी ऑन करेंगे, और यूपीपीएससी से पहले मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको रिवाइज करवा दूं। नॉर्थ सेट का कैरी ऑन जल्दी चल ही रहा है। नॉर्थ सेट लगातार 3 से 5, 5 से 7, 4 घंटे क्लासें मिल रही है। बहुत अच्छी आप लोग मेहनत कर रहे हो। नॉर्थ सेट की तैयारी करने वाले सारे फाइटर्स, वैकेंसीज लगातार बढ़ रही है, और नई वैकेंसीज भी आ रही है। तो हमें अपने गोल की टूवर्ड्स, एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे बच्चों के एक डाउट चल रहा है कि सर नॉर्थ सेट के फॉर्म नहीं आए। बहुत सारे बच्चों की डाउट चल रहा है कि सर नॉर्थ सेट के फॉर्म नहीं आए। बच्चों, फॉर्म ना तो आप जनरेट कर सकते हो, ना आपके अशोक सर जनरेट कर सकते। फॉर्म जब भी आएंगे, फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम की डेट जब भी आएगी, एग्जाम दिया जाएगा। हमें अपने टारगेट डेट के अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा करना है। हमें अपने
टारगेट डेट के अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा करना है। यदि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यदि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में एक नई प्लानिंग के साथ कॉमन क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिक्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। वो हमें रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको शांत नहीं होना है। आप ये मत सोचना कि फॉर्म की डेट नहीं आएगी, नॉर्सेट का एग्जाम बाद में होगा, इस वजह से अपनी एनर्जी को लैक मत करना बच्चों। एनर्जी वही चाहिए मुझे। हम टाइम से सिलेबस कर लेंगे तो हमारे पास यदि वक्त मिलता है तो अपने आप को और फर्निश कर सकते हैं, अपने आप को और धार दे सकते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। बट हमें अपने गोल पे टिका रहना है। बहुत सारे बच्चे लूज हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आप उस फेज पे पहुंच चुके हो जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा है, सफलता। उससे वापस लौट के नहीं आना है। उस सफलता के और करीब जाने का बेहतरीन ऑप्शन है कि नॉर्सेट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना स्टडी पूरा करें, और स्टडी के बाद यदि हमें टाइम मिलता है तो हम और प्लानिंग के साथ एक अच्छा रिवीजन करेंगे। हमें हार नहीं मानना है, हमें रुकना नहीं है, ठंडा नहीं पड़ना है। इस एनर्जी को जो बनाए उसको खोना मत बच्चों, क्योंकि याद है ना साइकिल से फ्लाइट वाला सपना, या तो साइकिल पे रह जाओ या फ्लाइट में ट्रैवल करके लगाए अपने स्टेटस पे कि आज मैं जर्नी कर रहा हूं फलाने टर्मिनल टू अपने गांव की ओर जा रहा हूं। यदि आपको स्टेटस पे पहुंचना है तो संघर्ष को जारी रखना होगा, पिच पे टिका रहने होगा। मुसीबतें बहुत आएगी, एग्जाम की डेट आगे पीछे हो तो हमें हिलना नहीं है, हमें और स्ट्रांग बनाना है। और आप कहेंगे सर अब बताओ हम क्या करें, हमने सिलेबस तो पढ़ लिया, आगे की प्रिपरेशन क्या करनी होगी। मैं बैठा हूं बच्चों आपके लिए, बट हमें संघर्ष को जारी रखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये यूपीपीएससी की इंफॉर्मेशन के बाद एक इमेज मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड आता है, दैट आई वाज पुटेड फ्रीमिटस। ये टर्म्स आता है बच्चों फ्रीमिटस, जिसको हम टेक्टाइल फ्रीमिटस भी बोलते हैं, और वी कैन से वाइब्रेशन चेस्ट। इसके बारे में बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल एक टर्म्स आता है फ्रीमिटस, उसके बारे में बता देता पहले। फ्रीमिटस दैट वी कैन से टेक्टाइल फ्रीमिटस के नाम से भी आते हैं। इसका मीनिंग बोल सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल। ये जो दिख रहा है दैट वी कैन से क्लबिंग फिंगर है बच्चों। ये जो फोटो मैंने दिया है ये क्लबिंग फिंगर है। We can say hypoxemia C in angle between base of the nail and finger nail 180 or more। देखिए नॉर्मली ये आपका फिंगर, ये आपका नेल है, सबको पता है हमारा नेल 160 डिग्री एंगल पे होता है। हाँ, उन बच्चों का डिग्री बदल जाता है जिनके लंबे लंबे नाखून होते हैं, शिकारियों की तरह, जिन्होंने इधर क्या देख रहे हो, नाखून बढ़ा रखा है क्या तुमने? नाखून बढ़ा रखा ना, काट लीजिएगा, काट लीजिएगा। लंबे लंबे जिन्होंने नाखून बढ़ा रखे हैं, शिकारियों की तरह। नॉर्मली नाखून जो है 180 डिग्री का होता है, और क्लबिंग में 160 होता है, और क्लबिंग में 180 तक पहुंच जाता है। क्लबिंग ऑफ नेल में 180 तक पहुंच जाता है। याद रखना, नॉर्मल यदि डिग्री ऑफ एंगल आपको पूछेंगे तो आपको 160 लिखना, क्लबिंग का पूछे 180। जैसे आप एक डिजीज सुना बच्चों, एंडोकार्डाइटिस पढ़ा होगा। एंडोकार्डाइटिस में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। ओके फाइन, इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं बढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात। नाखून बड़े होंगे ना, शिकारियों की तरह बदमाश बच्चों। इसके कॉजेज भी लिखा, रिड्यूस O2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड। लंग कैंसर में कॉमनली फाइंड आउट हो सकते हैं। इसका एक मोस्ट कॉमन कॉज लंग कैंसर है, क्योंकि लंग कैंसर यदि किसी पेशेंट का, तो क्लबिंग फिंगर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती। ओके फाइन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इससे बनने वाले एमसीक्यू, इसके ड्रग पे बनने वाले एमसीक्यू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम है पैथेसिस, इसी का तीसरा नाम है स्क्रोफला, इसी का चौथा नाम है किंग्स टच, और इसी का पांचवा नाम है व्हाइट प्लेग। इसी को कहते हैं कैप्टन ऑफ ऑल दिस मैन ऑफ डेथ। ये अलग अलग नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस को ही हम पैथेसिस बोलते हैं, इसी को ही हम स्क्रोफुला बोलते हैं, इसी को ही हम किंग्स टच या व्हाइट प्लेग बोलते हैं, इसी को कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ। मरीज जितने भी डेथ होती है ना, उसका कप्तान होता है टीबी। अभी तो काफी सुधार हो गया,
अभी काफी सुधार हो गया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अलग अलग नाम से हम प्रोनाउंस किया करते थे। ट्यूबरक्लोसिस को याद रखना और ट्यूबरक्लोसिस पे बनने वाले एमसीक्यू भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे। कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ, मैन ऑफ डेथ। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्होंने कहा है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से बिलोंग करते, एक को छोड़ के बिलोंग करते हैं, एक को छोड़ के। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन लिखा है इट कैन ट्रांसमिटेड ओनली बाय द ड्रॉपलेट। क्या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसफर होता है? दूसरा लिखा है इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। सी में लिखा इट इज एबल टू dormant within the body for year, it survive in an anaerobic condition। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें से तीन जो है वो राइट है, तीन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो राइट है बच्चों, दो को छोड़ के। क्वेश्चन कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। ए में लिखा इट कैन ट्रांसमिटेड ओनली बाय द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। बी में लिखा इट इज एसिड फास्ट। सी में लिखा इट इज एबल टू लाई डॉर्मेट विथ इन द बॉडी फॉर ईयर्स। और डी में लिखा इट सर्वाइव इन एन एरोबिक। देखिए, एक वर्ड लिखा एन एरोबिक। एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस, एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कभी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई ऑक्सीजन के अब्सेंस की बजाय ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। तो डेफिनेटली आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन में नहीं सर्वाइव करता है, एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है बच्चों। मैंने ये भी लिखा लंग इन्फेक्शन जो है कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई जो है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एसिड फास्ट बेसिलाई। एग्जैक्टली, एक तो होता है कोकाई, एक होता है बेसिलाई। बेसिलाई कोकाई जो है ये बैक्टीरिया जो दो टाइप्स का हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है ये दो टाइप्स का पढ़ते हैं, एक कोकाई होता है, दूसरा बेसिलाई होता है। कोकाई में हम पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, न्यूमोकोकस हो गया, दैट कम इनटू द अंडर द कोकाई। दूसरा बच्चों मैंने पुट किया बेसिलाई। बेसिलाई का बेस्ट एग्जांपल यहां पर मैंने पुट किया है एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई दैट वी कैन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक और एमसीक्यू, पहली बार किसने डिस्कवर किया इस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को? रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बाय द रॉबर्ट कोच, बाय द रॉबर्ट कोच, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना, पहली बार किसने डिस्कवर किया ये पूछा, पहली बार किसने डिस्कवर किया ये पूछा, तो आपको आंसर लिखना है रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। और इसी को कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मतलब बैक्टीरियोलॉजी के पापा जो है वही पापा किसके? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के। एक ही पापा, दो संतान यहां पर, एक तो बैक्टीरियोलॉजी और दूसरा वी कैन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। तो कुछ ये वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इट मे बी आस्किंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द 1962। देखिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बता रहा हूं बच्चों। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में लॉन्च हुआ था बच्चों, 1962 में। इट्स ओके 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 बदमाश बच्चों, 1962 में लॉन्च हुआ था और कुछ दिनों बाद रिवाइज किया गया, जिसको हम बोलते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दैट वी कैन से रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 1993। और 93 में किसको ऐड कर दिया ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें डॉट्स को ऐड कर दिया बच्चों, डॉट्स को जो है वो ऐड कर दिया था 1993 में, क्योंकि प्रोग्राम को हमेशा कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, शुक्रिया माय डियर,
प्रोग्राम को हमेशा कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन के साथ चेंज किया जाता है। पहले कोशिश की थी जब हम 5 ड्रग्स 7 ड्रग्स प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पढ़ते थे टीबी की, फिर देखा कि बदमाश पेशेंट ड्रग तो घर पे लेते ही नहीं, तो टीबी ठीक कैसे होगी। तो एक नई तरीका लेकर आया दैट वी कैसे डॉट्स, और डॉट्स जो है 1993 में। कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये डॉट्स कब आया, ये डॉट्स कब आया, तो बच्चों आंसर लिखना है 1993 में, जब रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया तो डॉट्स को लेके आया, RNTCP बच्चों। फिर आता BCG, बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, एग्जाम में फुल फॉर्म आती है। और मैं बता दूं, एग्जाम कितना भी बड़े हो, एग्जाम कितने भी बड़े क्यों ना हो, रजनी क्या बात है बेटा, मेरे पापा का बर्थ है 1962, बहुत बढ़िया बेटा। एग्जाम कितना भी बड़ा हो, उसमें कभी कभी ऐसे MCQ आते हैं, हम एक डर जाते हैं कि इतना आसान कैसे पूछा। जैसे कहावत में हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि कभी कभी यदि आपसे कोई सपोज एम्स का पेपर है, एम्स का पेपर है और एम्स ने आपसे पूछ लिया कि नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, रिफिलिंग टाइम ये एम्स ने पूछ लिया और ऑप्शन दे दिया 1 to 2 सेकेंड, 6 to 8 सेकेंड, 10 to 12 सेकेंड और 14 to 16 सेकेंड। अब आपको पता है कि नॉर्मल कैपिलर रिफिलिंग टाइम 1 to 2 सेकेंड पढ़ते हैं, 1 to 2 सेकेंड पढ़ते हैं। बट हम क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा किसने, एम्स ने पूछा, एम्स ने पूछा है। और एम्स इतना आसान थोड़ा ही पूछ सकता है, मतलब हम लोग पद की वैल्यू को तवज्जो देते कि एम्स ने पूछा है, और हम ये पिछले कई सालों से याद किया हुआ 1 to 2 सेकेंड को क्या लिख के आ जाते हैं 6 to 8 सेकेंड। ऐसा कई बार हुआ होगा इन एग्जाम्स में आपके साथ, क्योंकि हम इस शब्द से डर जाते हैं कि एम्स ने पूछा तो जरूर कुछ साजिश होगी, जरूर कुछ साजिश होगी। इसीलिए मैं बार बार आपको ऐसे डरावने क्वेश्चन और एक्सप्रेशन देता हूं ताकि मेरे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाए, एम्स क्या नॉर्सेट क्या कोई भी पूछे हमारे पास तो सीधा आंसर अवेलेबल है 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। तो कभी भी पद को देख के नहीं डरना, बड़े MCQ को देख के नहीं डरना, डरावने सपने दिखाने वाले से तो बिल्कुल नहीं डरना। क्या ले जाएगा अपना, जो हमें आता है हमें बेस्ट करना, और वक्त और रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना अच्छा हार्डवर्क किया बच्चों। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि इजी MCQ नहीं आते हैं, सारे टफ MCQ आते हैं। हमेशा मिक्स वेज मिलने वाला, मिक्स वेज मिलने वाला है, और मेरे बच्चों को हर उस क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना है जहां हम सेलेक्ट हो सकते हैं, जहां हम सेलेक्ट हो सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल रविंदर, खुद पे भरोसा और टीचर पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, एग्जाम इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG, दैट वी कैन से बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन। इवन BCG वैक्सीन प्रोग्राम जो है ये भी 1951 में लॉन्च हुआ बच्चों, 1951 में लॉन्च हुआ। और एट बर्थ BCG का डोज कितना देते हैं अपन, 0.05 ml इंट्राडर्मल, और नहीं दे पाए तो इसको आफ्टर 1 मंथ जो है 0.1 ml तक दे सकते हैं। एट बर्थ का पूछे तो आपको लिखना, एट बर्थ का पूछे तो आपको क्लियरली लिखना होगा बच्चों, दैट वीक इज 0.05 ml, और आपको पूछे आफ्टर 1 मंथ 0.1 ml आप लिख सकते हो। और हमेशा BCG वैक्सीन को डाइल्यूट किसमें करते हैं, नॉर्मल सलाइन। ये तो शायद बदमाश बच्चों को तो अच्छे से पता होगा कि BCG वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। बिल्कुल मनदीप कौर, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है बच्चों BCG वैक्सीन को, और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कुछ और पैरामीटर पुट ने क्वेश्चन पुट किया बच्चों, द राइट फोर आर्म ऑफ द क्लाइंट हु हैज PPD। देखिए PPD का मतलब होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज रेंडेड raised about 3 mm where the test was given. This purified protein derivative would be red
एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए इन्होंने क्या बोला है, 3 mm का डायमीटर बना, राइट फोर आर्म में हमने ये टेस्ट किया तो इनडिटरमाइन होगा, नीड टू बी रीडन करना पड़ेगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव होगा। मैं आपको सारा पैरामीटर आगे बताऊंगा। यदि 3 mm का डायामीटर बना तो ये टेस्ट क्या होगा, इनडिटरमिनेट कहलाएगा, दोबारा टेस्ट करना चाहिए, नेगेटिव कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। बड़ा आसान एमसीक्यू, ताकि मैं आने वाले सारे एमसीक्यू यहां पर बता सकूं आपको। पहले आपको यह समझना होगा। अरे देखिए देखिए, पॉजिटिव वाला बच्चा कौन आ गया, बदमाश बच्चा यहां पर है। पॉजिटिव लिए 10 mm चाहिए, नेगेटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, बिल्कुल नेगेटिव लिखो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जिनका आंसर मैं नेगेटिव लिखा वो आंसर सही है, वो आंसर सही है बच्चों, दैट वी कैन से नेगेटिव। अब एग्जैक्टली क्या होता देखिएगा, एग्जैक्टली पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो है, इसको मॉन्टॉक टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग मेंडल मॉन्टॉक टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग परक्विस्ट टेस्ट भी बोलते हैं। अब एग्जाम में किसी भी नाम से पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछे तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, चाहे ट्यूबरक्लिन पूछे, चाहे मॉन्टॉक्स टेस्ट पूछे, चाहे मेंडल मॉन्टॉक टेस्ट पूछे, चाहे परक्विस्ट पूछे। और मैं बता देता हूं, इस टेस्ट का पर्पस है टू फाइंड आउट, इस टेस्ट का पर्पस है टू फाइंड आउट ससेप्टिबिलिटी, टू फाइंड आउट ससेप्टिबिलिटी of Mycobacterium tuberculi, Mycobacterium tuberculi, tuberculi my loving fighters। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ट्यूबरक्लिन टेस्ट का पर्पस होता है टू फाइंड आउट ससेप्टिबिलिटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। मतलब सीधा कि आपकी बॉडी में क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई आया तो आपको टीबी हो सकता है। ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, दैट ओनली हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई योर बॉडी इज ससेप्टिबल। मतलब आपके घर में ये आके गया, हम टीबी को कंफर्म नहीं बोलते। यहां पर हम टीबी को कंफर्म नहीं बोलेंगे बदमाश बच्चों। कभी कभी इसका पर्पज पूछते हैं तो याद रखिएगा, टू फाइंड आउट ससेप्टिबिलिटी। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा कि इंजेक्शन जो है पीपीडी यूज करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट करते हैं, इंट्राडर्मल करेंगे 0.1 ml या 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट। और कहां करेंगे, इनर एस्पेक्ट या इनर सरफेस। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। इस इनर सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल बोल सकते हैं बच्चों, वेंट्रल सरफेस बोल सकते हैं, वेंट्रल सरफेस बोल सकते हैं। तो दैट वी कैन से वेंट्रल सरफेस। यहां पर हमें पीपीटी को एडमिनिस्टर करना है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को। कभी कभी पूछेंगे कहां पर लगाते हैं, इंट्राडर्मल का मतलब सीधा है 15 डिग्री एंगल पे, 15 डिग्री एंगल पे लगाना है, इनर सरफेस में लगाना है। और इसका पर्पस मैंने कहा ओनली इंडिकेट करता है एक्सपोजर टू द ट्यूबरकल बेसिलाई। कि ट्यूबरकल बेसिलाई आपकी बॉडी में आया कि नहीं आया, ये सब ससेप्टिबिलिटी का पता लगाते बच्चों। ओके फाइन। एक खास पैरामीटर यहां पर आपको देखना होगा। हमने पेशेंट को पीपीडी दे दिया, इंट्राडर्मल दिया, 0.1 ml दिया। अब यदि हमें देखना डायमीटर जो है 10 mm और ग्रेटर 48 to 72 आवर्स के बाद, मतलब क्या हुआ, ये पेशेंट का हाथ था, ये पेशेंट का हाथ था, और यहां पर हमने 15 डिग्री पे क्या दिया, ट्यूबरक्लिन पीपीडी दिया, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दिया। देने के आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद में हमने देखा, ये डायमीटर को मेजर किया, हमने इस डायमीटर को मेजर किया। यदि ये डायमीटर 10 mm मिला या 10 mm से ज्यादा मिला, इसका तो सीधा मतलब हो गया पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की ससेप्टिबिलिटी है। मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई पेशेंट के बॉडी में आया था। अब एक और स्पेसिफिकेशन, यदि आपका डायमीटर 6 to 9 मिला, डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, तो रीटेस्ट करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा। लेस देन 6 mm मिला,
लेस देन 6 mm मिला तो मतलब हो गया नेगेटिव. व्हाट वी कैन कंसिडर नेगेटिव. यदि 5 mm किसमें मिला, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट. देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया जैसे कैंसर का पेशेंट है, जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट है, वो मरीज जिनकी इम्यूनिटी वीक है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब वीक इम्यून सिस्टम वाले, वीक इम्यूनिटी वाले. और वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट कौन होंगे? कैंसर वाले पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगा, HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगा. और इन पेशेंट में यदि आपको डायमीटर 5 mm का मिलेगा तो हम कह सकते हैं बच्चों पॉजिटिव. हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव. माय लविंग, थैंक यू शुभम. यू कैन सी एवरीबॉडी, जब हम 5 mm या उससे ज्यादा का डायमीटर का फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी इंडिकेटिंग पॉजिटिव. क्या इंडिकेट करता है बच्चों? पॉजिटिव. किसमें? इम्यूनो सप्रेसिव. तो 3-4 पैरामीटर मैंने यहां पर पुट किया है. 10 mm उससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव कहेंगे. दूसरा मैंने यहां पर पुट किया, यदि 6 mm से कम है तो हम नेगेटिव कहेंगे. 6 to 9 के बीच में तो डाउटफुल होगा, हमें री टेस्ट करना होगा. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और इम्यूनो सप्रेसिव वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें यदि 5 mm भी मिलेगा वी कैन से पॉजिटिव. उसमें यदि 5 mm भी मिलेगा दैट वी कैन से पॉजिटिव. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ए क्लाइंट हु इज HIV पॉजिटिव. देखना ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे. एक पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव है, हैज हैड ए PPD स्किन टेस्ट और उसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट किया. द नर्स नोट ए 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन. डियर नर्स ने देखा कि 7 mm का इंड्यूरेशन वहां पर दिखा ऑन द साइट ऑफ टेस्ट. द टेस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट. द टेस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. Okay, fine, Preeti. Positive, negative, inconclusive, need for retest, need for retest. फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों. ज्यादातर बच्चों ने, ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या सभी बच्चों ने यहां पर पॉजिटिव लिखा है. आपका जो आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, क्योंकि मैंने कहा था ना 5 mm या मोर देन 5 mm हम पॉजिटिव बोलते हैं. और यहां पर कितना मिल रहा है? हमें 7 mm मिल रहा है. तो ये तो 100% पॉजिटिव हो गया, 100% पॉजिटिव हो गया बच्चों. ओके फाइन. एक और क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन कहता है ए क्लाइंट विद द पॉजिटिव मोंटॉक टेस्ट रिजल्ट विल बी सेंट फॉर द चेस्ट एक्सरे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन दिस सडन. मतलब पेशेंट को मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव आया. अब उस पेशेंट को हम कहां भेज रहे हैं? एक्सरे के लिए. टेस्ट ने क्या क्या कि आप ससेप्टिबल हो. अब हम एक्सरे के लिए क्यों भेज रहे हैं? हम अब एक्सरे के लिए क्यों भेज रहे हैं बच्चों? ऑप्शन देखिएगा. डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, या स्किन टेस्ट को डिटरमाइन करना कि रिपीट करना है कि नहीं करना, एक्सटेंड ऑफ लीजन का पता लगाने, या प्राइमरी सेकेंडरी इंफेक्शन का पता लगाना. देखिए ये आपका लंग्स था, ये आपका लंग्स था, और लंग्स में यहां पर पेशेंट को टीबी था. ये पेशेंट को टीबी है और हमने पेशेंट को देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई. आपने क्लियरली पुट किया बच्चों. मॉन्टॉक टेस्ट किया. मॉन्टॉक टेस्ट में डायमीटर जो है ज्यादा आया, 10 से पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आने के बाद हमने किस पर्पज से हम उसको एक्सरे करवाने भेज रहे हैं? मतलब पॉजिटिव तो आ चुका, अब हम एक्सरे के लिए क्यों भेज रहे हैं? एक्सरे के लिए क्यों भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं पेशेंट का जो लीजन है वो अपनी जगह से कहां तक एक्सटेंड हुआ. लीजन जो है वो पेशेंट का कहां तक एक्सटेंड हुआ, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पेशेंट का एक्सरे करेंगे बच्चों. हम क्या करेंगे? हम पेशेंट का एक्सरे करेंगे. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो बच्चों आज की जो अपनी जर्नी थी, जहां पर हमने सीओपीडी के साथ अस्थमा और अस्थमा के साथ कुछ एमसीक्यू हमने यहां पर पढ़ने की कोशिश की, ट्यूबरक्लोसिस की. नेक्स्ट क्लास में इसी ट्यूबरक्लोसिस को कंटिन्यू करेंगे
फर्दर ड्रग्स पे बनने वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मैनेज पेट पे बनने वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और आई होप कि जो लास्ट 1.5 आवर की जो क्लास हुई काफी इंजॉयबल थी, आपने बहुत इंजॉय किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। गोल और टारगेट हमने जो बनाया वही गोल है, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। आपने अभी हार्डवर्क को कंटिन्यू करते रहना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।